चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 8 है ना। इसी चैप्टर को हम लोग हल करेंगे और देख लीजिए हम लोग का चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण, है ना। तो वर्ग समीकरण क्या होता है ना। समीकरण जब दो राशियों के बीच में बराबर का चिन्ह लग जाता है तो हो जाता है समीकरण, है ना। दो राशियों की तुलना की जाती है तो यदि वो बराबर है तो उसे बोलते हैं समीकरण, है ना। बीच में बराबर लग गया तो वर्ग समीकरण मतलब आपको दो घात का समीकरण रहेगा, है ना। जो चर रहेगा, चर की अधिकतम घात 2 रहेगी। तो यहाँ पे दिया वर्ग समीकरण, इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यक्स स्क्वायर बराबर के है, ठीक है। देख रहे हैं कि बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे जो चर है यक्स है, यक्स की घात 2 है। जो के है वो जहाँ हम लोग का के एक पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दिया हुआ है के रूप वाले समीकरण का हल इसमें हम लोग करेंगे। और दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार के समीकरणों का हल, ठीक है। यह भी हम लोग का वर्ग समीकरण है, ठीक है। बराबर का चिन्ह है और साथ ही साथ जो चर है, चर यहाँ पर यक्स है, यक्स की घात क्या है? 2 है। अधिकतम घात 2 रहेगी तो उसे बोल देंगे वर्ग समीकरण। और समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी प्लस सी बराबर 0 पर आधारित वार्षिक प्रश्न, मतलब हम लोग को प्रश्न भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अभ्यास पे। अभ्यास 8 है को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ ना, साथ साथ ऊपर हमें दिया हुआ ना कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, है ना। उत्तर की जांच भी हम लोग को करना है। यहाँ पे पहला हमें प्रश्न दिया हुआ है, हल हम लोग करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न में, जो कि हमें दिया हुआ है ना यक्स स्क्वायर ऋण 49 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए वर्ग समीकरण को दो प्रकार से आप हल कर सकते हैं। एक तो आप फार्मूला से हल कर सकते हैं इसको, और एक वर्गमूल निकाल के, ठीक है। जो भी राशि प्लस में रहती है बराबर की उधर ऋणात्मक है, बराबर के उधर जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद ही सिर्फ लेंगे ना, बराबर के उधर इससे हम लोग कर देंगे ऋण 49 को धनात्मक राशि हो जाएगी, बराबर को उधर धनात्मक करके वर्गमूल निकाल कर भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्वसम्मिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ए का स्क्वायर, यहाँ पे ऋण बी का स्क्वायर का सर्वसम्मिका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सर्वसम्मिका से कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऋण 49 किसका वर्ग होता है? यह 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग तो बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो यह हो जाता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए ऋण बी। तो एक कोष्ठक में दोनों राशियों को हम लोग जोड़ कर लिख देते हैं, एक बार दोनों राशियों को हम लोग घटा के, और बराबर 0, ठीक है। बाकी हम यहीं पर लिख देते हैं सर्वसम्मिका। हम लोग जानते हैं कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में होता है ए ऋण बी। तो हम लोगों ने इस प्रकार की राशि थी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, है ना। दो राशियां थी, बीच में ऋणात्मक का चिन्ह था, साथ में दोनों राशियां वर्ग थी, है ना। तो एक बार इन दोनों राशियों को जोड़कर लिख दीजिए, एक बार दोनों राशियों को घटा के, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गया, इस व्यंजक का यह गुणनखंड हो गया, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद हमने लिख दिया बराबर 0 तो था ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना यह राशि बराबर के 0 की है, ठीक है। मतलब इन दोनों व्यंजकों गुणनफल आपको 0 आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका यह राशि 0 हो या फिर यह राशि 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जब, है ना, पहले हम लोग अलग अलग दोनों को आप 0 मानकर हल कर लीजिए, ठीक है। तो यक्स प्लस 7 बराबर जब 0 होगा तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? यक्स का वैल्यू यहाँ पे ऋण 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यक्स प्लस 7 बराबर हमने 0 रख दिया, यहाँ पे धन 7 था, बराबर को उधर हमने कर दिया ऋण 7 हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब यदि इस समीकरण में, है ना, यहाँ पर जो लिखा गया है बीजी व्यंजक दो गुणनखंड के रूप में, ठीक है। यदि आप ना यहाँ पे यक्स के स्थान पर यहाँ पर आप ऋण 7 रखेंगे ना, ऋण 7 यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो ऋण 7 और धन 7 मिलकर 0 हो जाएगा। तो 0 का फिर किसी भी राशि में 0 गुणा कर देंगे तो पूरी राशि क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर यह समीकरण संतुष्ट करेगा, ठीक है। एक तो शर्त ये हो गया कि यदि यक्स के स्थान पर आप ऋण 7 रख दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यह बीजी व्यंजक 0 होगा तो यह भी 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या का या किसी बीजी व्यंजक का आप गुणा कर देंगे तो आपको 0 ही आएगा। और एक शर्त हो सकता है जब यह वाली राशि 0, ठीक है, दोनों को जो आप गुणनखंड के रहेंगे दोनों को अलग अलग आप 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। हो सकता है ये 0 रहा हो, तो जब यक्स ऋण 7 0 के बराबर रहेगा तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 7 है, बराबर को उधर कर देंगे धन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर को उधर हमने कर दिया धन 7। तो देखिए जितना घात का वैल्यू रहता है ना, मतलब जितना घात का चर रहता है, यहाँ पर यह वर्ग समीकरण है, दो घात का यह समीकरण है, तो यक्स का आपको 2 वैल्यू निकल कर आएगा। तो देख रहे हैं कि एक बार आपको यक्स का मान ऋण 7 निकल कर आया, एक बार
यक्स का मान आपको धन 7 निकल कर आया। और यहाँ पर इस समीकरण में ना आप यक्स का मान 7 प्रतिस्थापित करेंगे तभी भी यह 0 के बराबर रहेगा, और यहाँ पे जब ऋण 7 प्रतिस्थापित करेंगे तभी भी आपको यह समीकरण का मान 0 निकल कर आएगा। तो चलिए हम लोग उत्तर का जाँच भी कर लेते हैं, लिख देते हैं उत्तर का जाँच भी हमें करना है। तो हम जो भी समीकरण है उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यक्स स्क्वायर ऋण 49 बराबर 0, ठीक है। तो हम लोग बायां पक्ष को ले लेंगे, बायां पक्ष में या तो आप यक्स का यह मान रख दीजिए या फिर यक्स का यह, ठीक है। तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष है ये हम लोग का यक्स स्क्वायर ऋण 49 है। अब लिख देते हैं हम लोग यक्स बराबर, यहाँ पे ऋण 7 प्रतिस्थापित करने पर ऋण 7 हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो हम लोग यक्स बराबर ऋण 7 यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे ऋण 7 का वर्ग हो जाएगा और ऋण 49 तो है ही, ठीक है। जब यहाँ पे किसी भी ऋणात्मक राशि का है ना, चाहे धनात्मक रहे या राशि या ऋणात्मक, ठीक है, यदि आप वर्ग करेंगे तो हमेशा एक धनात्मक राशि आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा। और 7 का वर्ग कर देंगे तो आपको यह 49 मिल जाएगा, ठीक है। धन 49 हो गया और यहाँ पर है ऋण 49, ठीक है। धन 49 में से ऋण 49 आप घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जितनी राशि धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह घट गया, 0 हो गया, जो कि आपको बराबर 0 का गया, जो कि हम लोग का क्या है, ये हम लोग का दायां पक्ष है, ठीक है। बायां पक्ष में हम लोगों ने यक्स का मान ऋण 7 प्रतिस्थापित किया तो दाहिने पक्ष के जो कि 0 था उसके बराबर आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग एक बार समीकरण को नोट करते हैं, जो कि हम लोग का वर्ग समीकरण है यक्स स्क्वायर ऋण 49 बराबर 0, ठीक है। और एक बार हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं यक्स बराबर 7, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, पहले बायां पक्ष हम लोग का है यक्स स्क्वायर ऋण 49, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यक्स बराबर, चलिए यक्स बराबर लिख देते हैं यहाँ पे 7 प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर यक्स के स्थान पर 7 रखेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 49 हो जाएगा। जब 7 का आप वर्ग करेंगे तभी भी 49 आ जाएगा, 49 में से आप 49 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जितनी राशि धनात्मक उतना ऋणात्मक, विपरीत चिन्ह घट गया, 0 हो गया, जो कि हम लोग का यह दायां पक्ष है, ठीक है। तो हम लोग को यही वर्ग समीकरण दिया था, है ना। तो वर्ग समीकरण को आप चाहें तो बराबर के इधर ऋण 49 को भेज के धन 49 कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तभी भी यक्स का आपको 2 मान निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऋण 7 आएगा और धन 7 भी आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सर्वसम्मिका से हल किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर प्रकार का था, है ना। तो यहाँ पर यक्स का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 49 होता है 7 का वर्ग। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का था, यहाँ पे सर्वसम्मिका हमने लिख दिया ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का था, तो एक बार इन दोनों राशियों को हमने जोड़ कर लिख दिया, एक बार इन दोनों राशियों को हमने घटा कर लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यह 0 के राशि बराबर है, ठीक है। जो हम लोग का यह 2 व्यंजकों का गुणनफल 0 है, तो मतलब जब हो सकता है यह 0 हो या हो सकता है यह 0 हो, ठीक है। तो हम लोगों ने जब यक्स प्लस 7 बराबर 0 लिख दिया तो यहाँ पे प्लस 7 था, बराबर को उधर भेज दिया, ऋण 7 हो गया। तो यक्स का वैल्यू ऋण 7 भी हो सकता है, दोनों इस जैसे यहाँ पे समीकरण है, इसमें यहाँ पर ऋण 7 प्रतिस्थापित करेंगे ना यक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे ऋण 7 और धन 7 मिल के तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो ऋण 14 आ जाएगा, लेकिन जब 0 का ऋण 14 में गुणा कर देंगे तभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका, है ना। अब जब यहाँ पर हमने लिखा कि जब यक्स ऋण 7 बराबर 0, तो जब यहाँ पर आप 7 प्रतिस्थापित करेंगे एक्स के स्थान पर इस समीकरण में ना, यहाँ पे बीजी व्यंजकों में आप 7 प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ तो 7 जोड़ के 14 हो जाएगा, धन 14 हो जाएगा, लेकिन यहीं जब 7 यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे 7 में 7 घटकर 0 हो जाएगा, तो यह राशि 0 हो जाएगा, 0 में 0 गुणा कर देंगे, 0 में 14 गुणा करेंगे तभी भी आपको 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का 2 वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर ऋण 7 आया और एक्स बराबर हम लोग को 7 आया, और यहाँ पर हम लोगों ने दोनों उत्तर की जांच भी किया, ठीक है। उत्तर की जांच किया, जो वर्ग समीकरण था हमने उसको लिखा, बाएं पक्ष को लिया, और जहाँ एक्स का वैल्यू हम लोगों ने ऋण 7 भी ज्ञात किया था तो ऋण 7 प्रतिस्थापित किया, एक्स बराबर ऋण 7 प्रतिस्थापित करने पर ऋण 7 यहाँ प्रतिस्थापित हमने कर दिया, ऋण 7 का वर्ग होगा धन 49 आपको आएगा, धन 49 और ऋण 49 मिलकर 0 हो गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष के बराबर था, ठीक है। तो बायां पक्ष को वर्ग कर दिया, दाहिने पक्ष के बराबर आ गया, है ना। और वही काम हमने यहाँ किया, जो हम लोग का वर्ग समीकरण था उसको नोट किया हमने, पहले बायां पक्ष को लिया और यहाँ पे एक्स बराबर 7 प्रतिस्थापित कर दिया, 7 का वर्ग हो गया 49 हो गया, है ना। 49 में से 49 घट गया, 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष है ना। और साथ ही साथ हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, अतः यहाँ पे वर्ग समीकरण का हल
यक्स बराबर हमें 2 मान निकल कर आएगा वर्ग समीकरण को, क्योंकि 2 घात का समीकरण रहेगा ना, जितनी घात का समीकरण रहता है उतना एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा, मतलब चर का उतना वैल्यू रहेगा। तो यहाँ का एक्स का वैल्यू हम लोग को ऋण 7 भी निकल कर आए हैं और धन 7 भी, ठीक है। अतः वर्ग समीकरण का हल एक्स बराबर 7 कामा ऋण 7 है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। हल करने वाले हम लोग दूसरा वाले प्रश्न को। दूसरा वाला प्रश्न हम लोग नोट करते हैं। 16x² ऋण 9 बराबर 0 है। चलिए इसको हम लोग वर्गमूल निकाल के ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहली विधि से तो हम लोगों ने एक विधि है, इस विधि में आप गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग वर्गमूल ज्ञात करके इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 16x² है, यहाँ पे ऋण 9 है, बराबर को उधर भेज देंगे, धन 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धन 9 हो गया और यहाँ पर 16 गुणा में है तो बराबर के इधर भेज लेंगे, भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² 9 बटा यह 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण 9 था, बराबर को उधर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, है ना। कोई राशि बराबर के इधर रहेगी, धनात्मक रहेगी तो बराबर को उधर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। कोई राशि इधर ऋणात्मक रहेगी, बराबर को उधर करेंगे, धनात्मक हो जाएगा। कोई राशि गुणा में रहेगी, भागा में हो जाएगी, बराबर को उधर करेंगे तो, और कोई राशि भागा में रहेगी इधर, बराबर के उधर करेंगे तो गुणा में हो जाएगी, है ना। और कोई राशि यहाँ पे वर्ग में रहेगी, बराबर को उधर कर देंगे, वर्गमूल निकाल जाएगा। तो यहाँ पे ऋण 9 था, बराबर को उधर कर दिया, धन 9 हो गया। और यहाँ पे गुणा में 16 था, बराबर के इधर कर दिया, भागा में हो गया, है ना। अब यहाँ पर वर्ग है ना, यहाँ पे x² का वर्ग है, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, बराबर को उधर वर्ग को भेजेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा 9 बटा 16 का, ठीक है। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम लोग अंश और हर दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर जब अंश का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का मतलब ये होता है ना कि ये संख्या किस संख्या की वर्ग है। जो 9 है किस संख्या के वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल हमें 3 निकल कर आ गया। और वहीं इस 16 की बात करें तो यह 4 का हो जाएगा, ठीक है। 4 का वर्ग करेंगे तब यह 16 निकल कर आएगा। तो हम लोग को x का वैल्यू प्लस माइनस 3 बटा 4 आया, मतलब यहाँ पे 2 संख्याएँ आपको मिलेगी, है ना। धन 3 बटा 4 रहेगा, तभी यहाँ पर हल करेंगे, बाएं पक्ष में रखेंगे धन 3 बटा 4, तभी भी आपको 0 मिलेगा। और यहाँ पे ऋण 3 बटा 4 रखेंगे तभी आपको 0 मिलेगा, है ना। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः समीकरण का हल लिख देते हैं हम लोग प्लस x बराबर, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर प्लस माइनस 3 बटा 4 है, ठीक है। और साथ साथ उत्तर की जांच भी करना है तो हम लोग उत्तर का जांच भी करते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर की जांच। तो समीकरण तो हम लोग का यही है, ठीक है। समीकरण चलिए एक बार लिख देते हैं। 16x² ऋण 9 बराबर 0 है, तो हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है। चलिए तो हम लोग बायां पक्ष है हम लोग का यह 16x² ऋण 9 है, ठीक है। अब चलिए एक बार हम लोग धनात्मक रख देते हैं x के स्थान पर धन 3 बटा 4, और एक बार रख देंगे ऋण 3 बटा 4, है ना। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिख देते हैं 16 और x के स्थान पर लिख देते हैं धनात्मक ले लेते हैं हम लोग 3 बटा 4 का, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग और ऋण 9। तो जब हम लोग 16, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए अंश का भी वर्ग करेंगे और हर का भी वर्ग करेंगे, है ना। वर्ग है तो अंश का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, हर का हम लोग वर्ग कर देंगे यहाँ पे, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंश में भी 16 है, हर में भी 16 है, यह अंश और हर विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा, 9 ऋण 9 बचेगा। 9 में से 9 आप घटा देंगे जो कि आपको 0 आ जाएगा, और 0 ही हम लोग का क्या है, दायां पक्ष है। और पुनः यहाँ पे हम लोग समीकरण को लिख देते हैं 16x² ऋण 9 बराबर 0 है। फिर हम लोग लिखते हैं बायां पक्ष, तो हम लोग का बायां पक्ष यही है 16x² ऋण 9 है। तो यहाँ पर धनात्मक हमने 3 बटा 4 लिखा था, यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक लिख देते हैं 16, यहाँ पे ऋण 3 बटा 4 का वर्ग और यहाँ पे ऋण 9 है, ठीक है। चलिए 16 तो रहेगा ही, जब भी आप ऋणात्मक भी राशि रहेगी उसका वर्ग करेंगे तभी भी आपको धनात्मक संख्या मिलेगी। तो 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। अब 4 का हर में 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे 16, यहाँ पे ऋण 9, अंश में 16 है, हर में 16 है, ये विभाजित हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 9 और यहाँ पे ऋण 9 है। 9 में से 9 घटा देंगे तो आपको 0 मिलेगा, जो कि हम लोग का यह दायां पक्ष है, ठीक है। बराबर हम लोग लिख देते हैं हम लोग का दायां पक्ष।
तो प्रश्न में हमें यही वर्ग समीकरण दिया था, हमने ऋण 9 को बराबर को उधर कर दिया, धन 9 हो गया। यहाँ पे 16 गुणा में था, भागा में कर दिया। अब यहाँ पे यक्स का वर्ग बराबर 9/16 था, तो यहाँ पे वर्ग को बराबर को उधर कर देते हैं, तो इस संख्या के जो भी दाएं पक्ष में संख्या रहती है उसका वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्गमूल निकाल लिया, वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यक्स का मान 2 मान आएगा। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब वर्गमूल निकाला 9 का, हम लोगों ने वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, हर में 16 था, 16 का वर्गमूल आपका 4 निकल कर आएगा। तो यक्स का यही 2 मान आपको निकल के आया। यहाँ पे प्लस 3/4 हो जाएगा और ऋण 3/4 हो जाएगा। अतः समीकरण का हल x बराबर प्लस माइनस 3/4 है। ठीक है, उत्तर की जांच भी हमने कर दिया। हमने समीकरण को नोट किया, वर्ग समीकरण को, और बाएं पक्ष को लिया। बाएं पक्ष में हम लोगों ने x का मान एक बार धनात्मक 3/4 रखा, तभी भी हम लोग को 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। और फिर हमने लिखा वर्ग समीकरण को, और x का मान यहाँ पे ऋण 3/4 रखा, तभी भी हम लोग को 0 आ गया। ठीक है, तो जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। इस तरह से उत्तर का जांच भी हमने कर लिया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हल हम लोग तीसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हमें दिया हुआ है ना, a(x² ऋण b बराबर 0 है। और जहाँ पर हमें बोला हुआ है ना, यहाँ पर लिख भी देते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण भी है ना, तो बराबर को उधर हम लोग कर देंगे, धन भी हो जाएगा। ठीक है, ax² यहाँ पर कर दे रहे हैं धन भी। ठीक है, और यहाँ पे बराबर के उधर करने का मतलब ये होता है ना कि हम लोग दोनों पक्षों में धन भी जोड़ दे रहे हैं, बराबर के इधर और बराबर के उधर, दोनों तरफ धन भी जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऋण भी पहले से, धन भी यहाँ पे जुड़ जाता है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाता है, और जो बराबर के उधर रहता है वही धन भी बचता है। ठीक है, और यहाँ पे गुणा में राशि बराबर के इधर हम लोग भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा। ठीक है, x² बराबर b बटा और a। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने इस प्रकार से, इस समीकरण को इस प्रकार से लिखा है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोगों ने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, a से भाग दे दिया। ठीक है, ताकि यहाँ से अंश में a था, हर में भाग दिया, तो यहाँ से a में विभाजित हो गया, लेकिन बराबर के इधर अभी a बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह समझ लेते हैं कि यहाँ पर गुणा में है तो भागा में कर देते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग है, x² बराबर b बटाए हैं, हम लोग बराबर के उधर वर्ग को भेजेंगे, तो मतलब दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा b बटा a का। ठीक है, तो यही हम लोग को आया x का वैल्यू प्लस माइनस, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः हम लोग वर्ग समीकरण लिख देते हैं, वर्ग समीकरण का हल x बराबर हमें निकल कर आया प्लस माइनस कोष्ठक में करणी में b/a है। ठीक है, और हम लोग उत्तर का जांच भी करते हैं, उत्तर का जांच, जो हम लोग का समीकरण है उसको हम लोग नोट करते हैं। ax² ऋण b बराबर 0, पहले लिखते हैं हम लोग बायां पक्ष, बायां पक्ष को हम लोग नोट करते हैं, ax² ऋण b है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से हम लोग धन करणी में b/a ले लेंगे, और एक बार ऋण करणी में b/a ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक बार हम लोग धनात्मक लेते हैं, a हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करणी में b/a, और यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पे ऋण b है। ठीक है, देखिए करणी का मान होता है 1/2। ठीक है, और यहाँ पर 2, 1/2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई राशि करणी में है उसका वर्ग कर देते हैं ना, तो करणी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा a गुणते b/a, और यहाँ पर है ऋण b। ठीक है, अंश में है, हर में है, a से विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपका b बचेगा, b और ऋण b, तो b से b घट जाएगा तो आपको 0 आ जाएगा, और जो कि हम लोग का है ये हम लोग का दायां पक्ष। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी जांच कर लेते हैं एक बार, जो हम लोग का समीकरण है उसको नोट कर देते हैं, ax² ऋण b बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे x के स्थान पर ना पहले एक बार लिख देते हैं हम लोग बायां पक्ष, बायां पक्ष है हम लोग का ax² ऋण b। ठीक है, अब एक बार हम लोग यहाँ पे x के स्थान पर ना ऋण करणी में b/a, ऋण करणी में b/a प्रतिस्थापित हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a, ऋणात्मक भी राशि रहेगी उसका वर्ग करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, ऋण का ऋण में गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे करणी में b/a है, और इसका वर्ग कर देंगे ना तो करणी हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि करणी का मान होता है 1/2, और यहाँ पर इसमें 2 का गुणा कर देंगे, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, गुणा कर देंगे 1/2 में और 2 का, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हम लोग का आ जाएगा b/a ही सिर्फ रहेगा, तो यहाँ पर अंश में ये है, हर में ये विभाजित हो जाएगा, सिर्फ b ऋण b बचेगा।
बी में से बी घट जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हम लोग का आ जाएगा दायां पक्ष। ठीक है, तो हम लोगों ने यही हम लोग को समीकरण दिया गया था, तो हम लोग को यहाँ पे ऋण में भी था, बराबर को उधर कर दिया, धन भी हो गया। यहाँ पे एक गुणा में था, बराबर को उधर कर दिया, भागा में हो गया। यहाँ पे x का वर्ग था, बराबर को उधर भेज दिया, वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल आएगा, धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करणी में लिख दिया b/a। तो वर्ग समीकरण का हल हम लोग को x बराबर प्लस माइनस करणी में b/a है। ठीक है, अब उत्तर का जाँच करना था, तो यहाँ पे एक बार धनात्मक करणी में b/a रखा, हम लोगों ने बाएं पक्ष को नोट किया और धनात्मक करणी में b/a प्रतिस्थापित किया, तभी हम लोग को 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने वही समीकरण नोट किया, वर्ग समीकरण, और फिर बाएं पक्ष को नोट किया, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्रतिस्थापित कर दिया x के स्थान पर ऋण करणी में b/a। ठीक है, तो ऋण का वर्ग होगा धनात्मक हो जाएगा, ऋण का ऋण गुणा होगा धनात्मक होगा। और यहाँ पे करणी है, करणी का जब कोई भी संख्या करणी में रहती है उसका वर्ग करते हैं तो करणी हट जाती है। तो यहाँ पर b/a आया, अंश में ये था, हर में ये था, विभाजित हो गया, b ऋण b बचा, b में से b हट गया, 0 हो गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हल हम लोग चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हमें दिया हुआ है ना 4/9 है, x² बराबर ऋण 1 है। चलिए अब यहाँ पर भागा में 9 है, बराबर को उधर कर देंगे, गुणा में हो जाएगा, है ना। तो x² बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भागा में 9 है, एक में यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 9, और यहाँ पे गुणा में 4 था, या बटा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भागा में था, यहाँ बराबर को उधर कर दिया, गुणा में हो गया। यहाँ पे गुणा में राशि थी, बराबर के उधर हमने कर दिया, भागा में हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग वर्ग है, यहाँ बराबर को उधर कर देंगे, वर्गमूल निकल जाएगा। तो x बराबर निकल कर आ जाएगा प्लस माइनस करणी में 9/4 आ जाएगा। तो x का मान आपको निकल कर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल निकल कर आएगा 3। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे यह 3 का वर्ग था, और जो 4 है यह 2 का वर्ग है, तो ये हम लोग को हल निकल कर आया यहीं। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस 2, मतलब धन 3/2 और ऋण 3/2। ठीक है, x के स्थान पर धन 3/2 या ऋण 3/2 प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पे ना बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण का हल लिख देते हैं, x बराबर प्लस माइनस 3/2 है। ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं उत्तर की जांच भी हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/9 x² बराबर 1 है। अब हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष है 4/9 x², यही हम लोग का बायां पक्ष है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/9 तो रहेगा ही, x के स्थान पर एक बार धनात्मक 3 हम लोग ले लेते हैं, धनात्मक राशि, एक बार ऋणात्मक ले लेंगे, धनात्मक 3/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/9, और यहाँ पे गुणा में ये है राशि। ठीक है, यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, अंश में 4 है, हर में 4 विभाजित हो जाएगा, अंश में 9 है, हर में 9 है। ठीक है, ये भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी राशि जैसे गुणा भी करेंगे तो 4 9 36, 4 9 36 हो जाएगा, यहाँ पे 9 चौको 36 हो जाएगा, अंश और हर में दोनों राशि समान है, विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, कटा कर 0 नहीं कर देंगे, है ना, क्योंकि घटाते हैं तब राशियाँ 0 आती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, जो कि हम लोग आ गया है दायां पक्ष है, तो हम लोग लिख देते हैं बराबर दायां पक्ष के आ गया। ठीक है, तो बाएं पक्ष में हमने 3/2 यहाँ पे x के स्थान पर प्रतिस्थापित किया, तो जो कि हम लोग को दाएं पक्ष के बराबर आ गया। फिर हम लोग एक बार नोट करते हैं 4/9 x² बराबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, लिख देते हैं पहले बायां पक्ष हम लोग का 4/9 x²। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4/9, x के स्थान पर अब हम लोग ऋणात्मक राशि प्रतिस्थापित कर देते हैं, ऋण 3/2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/9, गुणते ऋणात्मक राशि का भी वर्ग करेंगे, धनात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, और 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अंश में 4 है, हर में 4 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अंश में 9 है, हर में 9 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको 1 मिलेगा, एक ही है जो कि आपका है दायां। तो हम लोग को यही वर्ग समीकरण दिया गया था, हम लोगों ने यहाँ पे भागा में 9 था, तो यहाँ बराबर के उधर गुणा में हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में 4 था, बराबर के इधर भागा में हो गया, है ना, तो 9/4 हो गया। यहाँ पे x का वर्ग था, x का वर्ग बराबर 9/4, तो ये वर्ग को बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पे वर्गमूल निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ जाएगा,
है ना। यहाँ पे अंश में 9 था, 9 का वर्गमूल 3 निकल कर आ गया, हर का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 निकल कर आ गया। तो हम लोग को x का मान निकल कर आया है +-3/2। तो हमने लिख दिया था वर्ग समीकरण का हल x बराबर +-3/2 है। अब उत्तर का जांच भी करना था, उत्तर का जांच हमने लिख दिया, जो वर्ग समीकरण था उसको नोट कर दिया, बायां पक्ष में हमने लिख दिया, बायां पक्ष को पहले नोट कर दिया। बायां पक्ष में एक बार हमने धनात्मक 3/2 x के स्थान पर हम लोगों ने 3/2 प्रतिस्थापित कर दिया तो 1 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। वहीं फिर हम लोगों ने जो हम लोग का वर्ग समीकरण था उसको नोट किया, बाएं पक्ष को ले लिया और यहाँ पर ऋण 3/2 प्रतिस्थापित कर दिया x के स्थान पर, ठीक है। तभी हम लोग को 1 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हल हम लोग करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना 64 p² बराबर 25 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सर्वसम से हल करते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं 64 p² बराबर को इधर धनात्मक है, बराबर किधर कर देते हैं ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 25 बराबर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर a का वर्ग ऋण b का वर्ग का हमेशा सर्वसम का लगाएंगे, सिर्फ 2 पद रहेगा तब, है ना। नहीं तो यदि 3 पद रहेगा, है ना, ax² + bx + c बराबर 0 प्रकार का रहेगा ना, तब हम लोग गुणनखंड करके हल करना पड़ेगा। 2 पद रहेगा तो a² ऋण b² का सर्वसम का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यह किस संख्या का वर्ग है, या 8 का, तो हम लोग इसको लिख देंगे 8p का वर्ग, ठीक है। इसको हम लोग अभी वर्ग कर देंगे 8 का, तो 8 64 हो जाएगा। अभी p का वर्ग कर देंगे तो p² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं 5 का यह वर्ग है, 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर किधर 0, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सर्वसमिका a² ऋण b², चलिए कोष्टक नहीं रहेगा, a² ऋण b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a ऋण b होता है, ठीक है। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a ऋण b। तो हम लोग देख रहे हैं a² ऋण b² प्रकार का है। एक बार दोनों राशियों को जोड़कर लिख दीजिए, एक बार घटा कर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8p + 5 और यहाँ पर हो जाएगा 8p ऋण 5 और बराबर 0, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग 0 कर लें, ठीक है। यहाँ पर 0 है ना, तो हो सकता है यह 0 हो या फिर यह 0 हो, तो दोनों को हम लोग अलग अलग 0 के बराबर मानेंगे, है ना। लिख देते हैं जब 8p + 5 बराबर, यह जब 0 रहेगा तब क्या होगा, p का मान, यहाँ पर हम लोग का चर है p, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 8p, यहाँ पे +5 है, बराबर को उधर कर देंगे ऋण 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह हो गया ऋण 5, है ना। यहाँ पे 8 गुणा में, बराबर को उधर कर देंगे भागा में, तो p का वैल्यू आ जाएगा ऋण 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो p का एक यह वैल्यू आ जाएगा। और एक बार हम लोग लिख देते हैं जब, इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर ऋण 5/8 यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे ना इन दोनों पदों में, ठीक है, मतलब दोनों बीजी व्यंजकों में आप प्रतिस्थापित करेंगे ऋण 5/8 ना, तो यहाँ पर जो ऋण 5/8 रहेगा ना, तो अंश में तो 8 है ही, हर में भी 8 आ जाएगा। 8 से 8 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ ऋण 5 आपको बचेगा, ऋण 5 और धन 5 मिल के 0 हो जाएगा। यह 0 हो गया तो यह भी संख्या जो भी रहेगी, तो यह 0 हो गया, तो 0 में किस संख्या गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। फिर लिख देते हैं जब, अब इसको हम लोग ले लेते हैं 8p ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ पे ऋण 5 है, बराबर को उधर कर देंगे धन 5 हो जाएगा, तो 8p बराबर धन 5 हो गया। 8 पूरा में है, भागा में कर लेते हैं, p का वैल्यू आ जाएगा 5/8 आ गया। तो यही है हम लोग को p का वैल्यू, एक बार ऋणात्मक वही राशि है, एक बार धनात्मक। अतः हम लोग लिख देते हैं वर्ग समीकरण का हल p बराबर यहाँ पे ±5/8 है, ठीक है। अब हम लोग साथ ही साथ उत्तर का भी जांच कर लेते हैं। लिख देते हैं हम उत्तर का जांच, ठीक है। तो उत्तर का हम लोग जांच कर लेते हैं। तो चलिए जो हम लोग का समीकरण है इसी को हम लोग लिख देते हैं ना, जो वर्ग समीकरण दिया हुआ है इसी को लिख देते हैं 64 p² बराबर 25 दिया हुआ है, ठीक है। अगर यही इसको हम लोग यदि मानकर हल करेंगे ना इस समीकरण को, वर्ग समीकरण को, इसको 0 वाले को, तब हम लोग को बराबर 0 के आएगा, ठीक है। लेकिन यही हम लोग समीकरण इस वाले को मानकर हल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान 25 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दाएं पक्ष हम लोग का 25 है। यहाँ पर मानकर हम लोग हल करते तो यहाँ पर 0 आता। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष जो कि हम लोग का है 64 p² है, ठीक है, यही हम लोग का बायां पक्ष। तो एक बार हम लोग धनात्मक रख देते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे 64 हो जाएगा और यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा 5/8। यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पर भी कर देते हैं वर्ग, यहाँ पर लिख देते हैं 64, यहाँ पे गुणते, यहाँ पे अंश का भी वर्ग हो जाएगा, हर का भी, 5 का वर्ग कर देंगे 25 हो जाएगा, हर में 8
8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 8 का गुणा करेंगे 64, अंश में 8 है, अंश में 64 है, हर में 64 है, ये आपस में विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपका 25 बचेगा, ठीक है, जो कि हम लोग का है दायां पक्ष। तो हम लोग को यह आ गया दायां पक्ष, ठीक है। और वही काम हम लोग फिर लिख देते हैं इस समीकरण को जो हम लोग को दिया हुआ है 64 पी स्क्वायर बराबर 25 दिया था, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर भी बायां पक्ष, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष दिया हुआ है हम लोग को 64 पी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है ना। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं 64 रहेगा, और पी के स्थान पर हम लोग ऋणात्मक अब राशि रख रहे हैं 5/8, ठीक है। एक बार धनात्मक रखा, एक बार ऋणात्मक, यहाँ पर हो गया 64, और जब भी कोई ऋणात्मक राशि है उसका वर्ग करेंगे धनात्मक की संख्या मिलेगा, ठीक है। और जब 5 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 25, 8 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 64, अंश में 64 हर में 64 विभाजित हो गया, सिर्फ आपका 25 मिला, ठीक है, जो कि आपका है दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है। तो यही हम लोग को वर्ग समीकरण दिया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सरसमका से हल करने का प्रयास किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे धन 25 था, बराबर किधर कर दिया, ऋण 25 हो गया, ठीक है। तो गुणनखंड से हम लोगों ने इसको हल किया, ठीक है। तो यहाँ पर 64 8 का वर्ग था, तो यहाँ पे 8 पी का वर्ग लिख दिया, अभी 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, पी का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, 64 पी स्क्वायर वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 किस संख्या का वर्ग होता है, वो होता है 5 का, तो यहाँ पर लिख दिया 5 का वर्ग। अब देख रहे थे हम लोग ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का बन गया ना, तो सरसमका हमने लिख दिया ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर से, ठीक है। एक कोष्टक में प्लस बी हो जाएगा, एक कोष्टक में ऋण बी, तो एक बार इन दोनों राशियों को हमने जोड़ कर लिख दिया, एक बार घटा के लिख दिया बराबर 0। अब यहाँ पर दो राशियों को ना गुणा करने पर 0 आने के लिए हो सकता है कि यह 0 के बराबर हो, या फिर हो सकता है जब यह 0 के बराबर हो तब 0 आएगा, ठीक है। तो जब हमने इस राशि को 0 माना तो यहाँ पे +5 था, बराबर को उधर कर दिया, ऋण 5 हो गया, यहाँ पे 8 गुणा में था, भागा में हो गया, तो पी का वैल्यू यदि ऋण 5/8 प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पर ना, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें इस जो आप दो बीजीय व्यंजकों का गुणा है, ठीक है, इसमें आप ना या पी के स्थान पर ऋण 5/8 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह 0 आ जाएगा, यह 0 होगा, और यहाँ पर जो भी राशि आएगी यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर यदि हम आपको बता रहे हैं कितना आएगा, देखिए यहाँ पर पी का वैल्यू यदि रखेंगे ना 5/8 रखेंगे तो अंश में 8 हर में 8 होकर विभाजित हो जाएगा, लेकिन अभी ऋण 5 बचेगा, ऋण 5 और ऋण 5 जुड़ के ऋण 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 0 हुआ, ऋण 10 का गुणा कर देंगे तभी भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे एक यह कंडीशन हो गया कि हो जाएगा कि यह 0 के बराबर हो जाए, तो हमने लिख दिया 8 पी ऋण 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे ऋण 5 था, बराबर को उधर कर धन 5 हो गया, 8 गुणे में था, भागा में भेज दिया, तो पी का वैल्यू हम लोग को 5/8 निकल कर आया। अतः हम लिख दिया वर्ग समीकरण का हल पी बराबर +/5/8 है, एक बार धनात्मक ले लीजिए इस राशि को, एक बार ऋणात्मक, ठीक है। उत्तर का जांच हमने लिख दिया, यही जो हम लोग को समीकरण दिया था उस वर्ग समीकरण को लिख दिया। बाएं पक्ष में हम लोगों ने एक बार पी का मान धनात्मक 5/8 रखा, तो भी 25 आया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। तो बाएं पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर है। फिर हम लोगों ने वर्ग समीकरण को लिखा, यहाँ पे ऋणात्मक ले लिया है ना, x का मान ऋण 5/8 ले लिया, प्रतिस्थापित कर दिया बाएं पक्ष में, तभी भी हम लोग का 25 आ गया, जो कि दायां पक्ष था हम लोग का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया 5y² बराबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ ना 5y² बराबर यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि आप यदि हम लोग सरसमका से हल करने का प्रयास करें ना, तो यहाँ पर +20 है, तो बराबर की इधर ऋण 20 करके नहीं हल करेंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर 5 गुणा में ना बराबर किधर कर देंगे, भागा में आ जाएगा, यह राशि विभाजित है 20, ठीक है, 5 से। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 5 गुणा में भागा में कर देते हैं, यहाँ पे y² बराबर 20/5 कर देते हैं, ठीक है। y² बराबर जब 20 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 चौक को 20 होता है, ठीक है, 4 बार विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 4 मिलकर आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको कि बराबर किधर कर देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, सरसमका से हल कर दें, या फिर आप चाहें तो वर्गमूल निकाल दीजिए, है ना। चलिए y² बराबर 4 है ना, तो हम लोग वर्ग को बराबर को उधर कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4 का, ठीक है। तो y का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा +-2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यही वर्गमूल से करना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो y का हमें 2 वैल्यू निकल कर आ गया, +2 और यहाँ पे ऋण 2, यहाँ पे +2 रखेंगे, +2 का वर्ग करेंगे तभी आपको 4 आ जाएगा, 4 का 5 में गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा, जो कि आपको दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। यदि यहीं आप ऋण 2 यहाँ पे रखेंगे, ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा कर देंगे, धन 4 हो जाएगा, 4 का 5 में गुणा कर देंगे, 4 5 20 आ जाएगा, जो कि आपका दायां पक्ष बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें समीकरण का हल मिल गया, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण का हल y बराबर हम लोग लिख देते हैं +-2 है, ठीक है। साथ ही साथ उत्तर का हम लोग जांच भी कर लेते हैं, उत्तर का जांच, ठीक है। चलिए जो भी हम लोग का समीकरण एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं हम लोग, 5y² बराबर 20, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष,
ठीक है। बायां पक्ष जो कि हम लोग का है 5y², ठीक है, 5y² है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं y के स्थान पर, एक बार धन 2 ले लीजिए, एक बार ऋण 2, तो यहाँ पर धन 2 हम लोग लिख देते हैं 5, और ठीक है यहाँ पर गुणते यहाँ पे 2 का वर्ग, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 5 यहाँ 5 को 20 या 4 5 20 हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या है, दायां पक्ष है। तो यहाँ पे संतुष्ट भी कर रहा है, जो x और जो y का मान है, जो चर का हम लोग का मान है बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करें, दाहिने पक्ष के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग फिर यहाँ पे ऋण 2 प्रतिस्थापित कर देते हैं y के स्थान पे। हम लोग जो समीकरण है 5y² बराबर 20 है। चलिए हम लोग लिख देते हैं एक बार बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष जो कि हम लोग का है 5y² है, ठीक है, तो हम लोग 5 रहने देते हैं, y के स्थान पर ऋण 2 लिख देते हैं, ऋण 2 का वर्ग, ठीक है, 5, ठीक है। जब ऋणात्मक राशि है वर्ग करेंगे तभी भी धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऋण का ऋण गुणा करके धनात्मक हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग का क्या है, दायां पक्ष है। तो यही हम लोग को वर्ग समीकरण दिया गया था। यहाँ पे 5 गुणा में था, भागा में कर दिया, यहाँ पे अंश में 20 था, हर में 5 था, 20 में हमने 5 से भाग दे दिया तो 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्गमूल से हल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर y² था, बराबर को उधर भेज दिया, यहाँ पे बराबर के उधर वाली राशि का जो भी रहेगी राशि यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान हमें प्लस माइनस 2 निकल कर आया, ठीक है। तो वर्ग y का मान जैसे यहाँ पर आप प्रतिस्थापित करेंगे ना, यहीं पर देखिए, यहाँ पर धन 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कर देंगे तब 4 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 2 रखेंगे तो ऋण 2 का वर्ग करेंगे तब इसके बराबर आप आ जाएगा, ठीक है। तो यही 2 घात, मतलब जितना चर पर जितना घात रहता है उसका उतना वैल्यू आता है। तो यहाँ पर y का हमें 2 मान निकल कर आया, प्लस माइनस 2, अतः वर्ग समीकरण का हल y बराबर प्लस माइनस 2 है, ठीक है। उत्तर का जांच भी किया हमने, वर्ग समीकरणों को लिखा और बाएं पक्ष को लिया, बाएं पक्ष में हम लोगों ने एक बार प्लस 2 प्रतिस्थापित किया तो हम लोग का 20 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। फिर हमने वर्ग समीकरण को लिखा, फिर बायां पक्ष लिखा, ठीक है। बायां पक्ष में हम लोगों ने y के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पे चर हम लोग का y है, y का स्थान पे यहाँ पे ऋण 2 प्रतिस्थापित किया, तभी भी हम लोग को 20 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। इस तरह से उत्तर का जांच भी हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, हल हम लोग करने वाले हैं 7वां वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न में दिया 7x² बराबर 8 है, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल के हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 गुणा में है तो भागा में कर देते हैं, यहाँ पे x² बराबर हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, ठीक है। 7 गुणा में था तो भागा में हो गया, यहाँ पे अंश में 8 तो था ही, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग है, बराबर को उधर कर देंगे, वर्गमूल निकल जाएगा, जो भी यहाँ पे संख्या रहेगी। तो यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, तो x का यही हल है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे इसको तो हम लोग को 2 करनी में 2 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण का हल हमें x बराबर प्लस माइनस 8/7 अंडर रूट है, 8/7 है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग उत्तर का जांच भी करते हैं, उत्तर का जांच। तो हम लोग को जो भी वर्ग समीकरण है उसको नोट करते हैं, 7x² बराबर 8 है। एक बार हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष हम लोग का 7x² है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7, x के स्थान पर एक बार धनात्मक राशि रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धन हम लोग रख देते हैं, करणी में 8/7 है, एक बार धनात्मक रखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ x पे वर्ग है तो इस जो भी हम लोग राशि रखे हुए हैं धनात्मक, करणी में 8/7, इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर देंगे तो करणी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, अंश में 7 है, हर में 7 है, विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपका 8 बचेगा, जो कि आपका है दायां पक्ष है, दायां पक्ष। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिर लिख देते हैं वर्ग समीकरण को, 7x² बराबर 8। अब फिर हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है। चलिए बायां पक्ष को एक बार हम नोट करते हैं, 7x² है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं 7, और यहाँ पर आप लोग धनात्मक राशि रख चुके हैं, एक बार ऋणात्मक रख करते हैं, ऋण 8/7, ठीक है, का वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा होगा, मतलब इसी राशि का 2 बार गुणा करेंगे, है ना, 2 घाते मतलब 2 बार गुणा, तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे, करणी में 8 है, ठीक है। तो यहाँ से करणी हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 8 बचेगा अंश में, और हर में आपका 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भी करणी है, करणी अंश और हर दोनों पर है, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे, करणी में 7 का वर्ग करेंगे सिर्फ 7 हो जाएगा, करणी में 8 का वर्ग करेंगे सिर्फ 8 हो जाएगा, अंश में 7 है, हर में 7 है, ये विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपका 8 बचेगा, जो कि आपका है दायां
पक्ष, ठीक है, दाएं पक्ष के बराबर हो गया। तो यही हम लोग को वर्ग समीकरण दिया था, यहाँ पे गुणा में 7 था, बराबर के इधर भागा में कर दिया हमने, यहाँ पे वर्ग था, ठीक है, बराबर को इधर हमने भेज दिया, या वर्गमूल निकल जाएगा, बराबर के इधर जो भी संख्या रहेगी वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस करणी में हो गया 8/7। अतः वर्ग समीकरण का हल हम लोग को x बराबर प्लस माइनस करणी में 8/7 है, ठीक है। अब उत्तर का जांच हमने लिख दिया, जो भी हम लोग को वर्ग समीकरण था उसको नोट किया, और फिर बाएं पक्ष में हम लोगों ने एक बार करणी में धनात्मक करणी में 8/7 प्रतिस्थापित कर दिया, तभी भी दाएं पक्ष के बराबर आ गया। वहीं फिर हमने वर्ग समीकरण को नोट किया और बाएं पक्ष को लिखा है, यहाँ पे ऋणात्मक करणी में 8/7 प्रतिस्थापित कर दिया, तभी भी हम लोग को 8 आ गया, जो कि दायां पक्ष था। इस तरह से उत्तर का जांच भी कर दिया हम लोग को, जो भी x का हम लोग मान निकालते बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करने पर दायां पक्ष के बराबर आ रहा था। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हल हम लोग करने वाले हैं 8 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया है ना 5x² बराबर x² प्लस 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर देखिए प्लस x² को ना बराबर किधर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ घट जाएगा। देखिए 5x² तो है ही, यहाँ पे प्लस x² बराबर किधर है, सजातीय पद है, इसको एक तरफ कर देते हैं ना, यहाँ पे ऋण x² हो जाएगा बराबर 1, ठीक है, धन में था बराबर किधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पे 5x² है, यहाँ पे ऋणात्मक है 1x² तो घट जाएगा, तो 4x² बचेगा बराबर 1, 4x² बराबर 1 है ना, 4 यहाँ गुणा में है, भागा में भेज देते हैं, ठीक है, x² बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ पे वर्ग है, बराबर को उधर कर देंगे, वर्गमूल निकल जाएगी, जो भी संख्या रहेगी, x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 1/4, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, एक की संख्या का वर्ग है, एक ही का वर्ग होता है, तो एक का वर्गमूल 1 निकल कर आ जाएगा। अच्छा, 4 की संख्या का वर्ग होता है या 2 का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, एक का वर्गमूल 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको संख्या निकल कर आएगी प्लस माइनस 1/2। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण का हल x बराबर प्लस माइनस 1/2 है, ठीक है। और साथ साथ हमें उत्तर का जांच भी करना है, उत्तर का जांच। तो हम लोग लिख देते हैं, जो भी हम लोग का वर्ग समीकरण है नोट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5x² बराबर x² प्लस 1 है, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है, इसमें हम लोग को बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में x है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, देखिए बायां पक्ष हो जाएगा हम लोग को 5x², ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं, तो 5 हो जाएगा, एक बार धनात्मक रख देते हैं, ठीक है, धनात्मक 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक 1/2 का वर्ग, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, गुणते जब अंश में 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही हो जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और हर में तो 4 रहेगा ही, ठीक है। तो यही है हम लोग का 5/4। और यहाँ पर चलिए साथ साथ हम लोग दायां पक्ष को हल करते हैं, दायां पक्ष। तो चलिए यहाँ पर दायां पक्ष हम लोग का है x² प्लस 1 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1/2 रखा है ना, तो 1/2 का वर्ग प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 ही हो जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बटा 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर लसा ले लेते हैं, 4 और 1 का लसा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 4 से भाग देंगे, मतलब 4 में 4 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर 4 में 1 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 5, और बटा 4 तो है ही, ठीक है। तो देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान यहाँ पे बराबर है, अतः लिख देंगे, आपका आ गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। एक बार तो हमने हल कर दिया धनात्मक राशि रख के, और चलिए एक बार ऋणात्मक राशि रख देते हैं। देखिए जो भी आपका समीकरण है एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं, 5x² बराबर x² प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष हम लोग का है 5x², ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अच्छा, x का मान एक बार धनात्मक हम लोग रख देते हैं, 1/2 इसी का वर्ग, धनात्मक नहीं धनात्मक हम लोगों ने निकाल चुका है, ठीक है, ऋणात्मक रखेंगे इस बार हम लोग, ठीक है। तो ऋण हो जाएगा यहाँ पर, जब भी यहाँ पर 5, देखिए ऋणात्मक राशि का वर्ग करेंगे, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धनात्मक मिलेगा, ठीक है। 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही हो जाएगा अंश में, हर का वर्ग है 2, 2 का वर्ग कर देंगे तो आपको 4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो 5 ही हो जाएगा, हर में 4 तो रहेगा ही। और चलिए यहाँ पर फिर साथ में हम लोग लिख देते हैं दायां पक्ष, ठीक है, थोड़ा दायां पक्ष को हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ x² और प्लस 1 है, ठीक है। तो x के स्थान पर इस बार हम लोग ऋणात्मक रख रहे हैं, धनात्मक रखकर हमने चेक कर लिया x का वैल्यू, यहाँ पर ऋणात्मक रखते हैं, ऋण 1/2 का वर्ग
+1। तो ऋणात्मक संख्या उसका वर्ग करेंगे, धनात्मक संख्या ये मिलेगी, अंश में 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही मिल जाएगा, हर में 2 है 2 का वर्ग कर देंगे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे +1 है, इसको भी हम लोग बटा 1 कर लेते हैं। चलिए बराबर लिख देते हैं, 4 और 1 का लसा हो जाएगा आपका 4, 4 में 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा धन, 1 से आप 4 में भाग देंगे 4 बच जाएगा, 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में 1 जोड़ देंगे 5 बटा ये आपको 4 निकल कर आ गया। यहाँ पर भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, ठीक है, बायां पक्ष बराबर आपका आ गया दायां पक्ष, मतलब हम लोग का समीकरण जो है वर्ग समीकरण संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग को वर्ग समीकरण दिया था, तो हम लोगों ने वर्गमूल निकाल कर हल कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर +x² था, बराबर किधर कर दिया, ऋण x² हो गया, यहाँ पे 5x² था, यहाँ पे ऋण x² घट गया तो 4x² बचा, यहाँ पे 4 गुणा में था भागा में कर दिया, यहाँ पे x का वर्ग था बराबर को उधर कर दिया, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करड़ी में 1/4 हो गया, 1 का वर्गमूल मतलब 1 किस संख्या का वर्ग था, वो संख्या थी 1, अच्छा 4 का वर्गमूल का मतलब 1 किस संख्या की वर्ग थी 4, तो यहाँ पे 2 का वर्ग था 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को x का मान हमें +-1/2 निकल कर आया, अतः वर्ग समीकरण का हल x बराबर +-1/2 है। अब उत्तर का जांच भी हमें करना था, तो हम लोगों ने बाएं जो भी था हम लोग को वर्ग समीकरण को नोट किया, बाएं पक्ष को नोट किया, एक बार हमने धनात्मक 1/2 प्रतिस्थापित कर दिया, x के स्थान पर धनात्मक 1/2 प्रतिस्थापित कर दिया, तो हम लोग को यहाँ पर हल करने में 5/4 निकल कर आया। वहीं दाएं पक्ष को हमने x² + 1 नोट किया, अब इसको दाएं पक्ष को हमने हल कर दिया, x के स्थान पर यहाँ पे धनात्मक 1/2 प्रतिस्थापित किया, तभी भी हम लोग को 5/4 ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर था, तो हमने लिख दिया बायां पक्ष और दायां पक्ष, यहाँ पर तो संतुष्ट कर रहा है। फिर हमने लिखा जो हम लोग को वर्ग समीकरण था उसको नोट किया, बाएं पक्ष में यहाँ पर धनात्मक हमने प्रतिस्थापित कर दिया था, अब यहाँ पे ऋणात्मक प्रतिस्थापित किया x के स्थान पे, ठीक है। तो x के स्थान पर स्थापित किया तो हम लोग को 5/4 निकल कर आया, ठीक है। वहीं दायां पक्ष में भी हम लोगों ने लिख दिया x² + 1 था, इसमें भी x के स्थान पर हमने ऋण 1/2 प्रतिस्थापित किया, ठीक है, तभी भी हम लोग को दायां पक्ष भी 5/4 निकल कर आया। तो यहाँ पर भी दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर आ रहा था, तो हम लिख दिया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। इस तरह से समीकरण संतुष्ट कर गया और हम लोग का प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, हल करने वाले हम लोग 9 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना x बराबर 4/x है, ठीक है। चलिए हम लोग का वर्ग समीकरण ही है, ठीक है। थोड़ा इसको देखिए, यहाँ पर भागा में x है ना, यहाँ पर गुणा में कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं x गुणते x हो जाएगा और बराबर के इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। भागा में था यहाँ पे x गुणा में हो गया, आधार समान घातों को जोड़ दीजिए, x² हो जाएगा, x में x का गुणा कर देंगे x² होगा बराबर 4 हो गया, ठीक है। ये वर्ग ही समीकरण है, बस यहाँ पर हर में x दे दिया था, x यहाँ भागा में था, यहाँ पे गुणा में कर दिया गया, तो यहाँ पे x² हो गया। अब देखिए वर्ग समीकरण हो गया, तो फिलहाल में यहाँ पर भी वर्ग समीकरण है, बस यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख लिया x² बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग है, बराबर को उधर कर देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं, x का मान यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा 4, x बराबर यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। 4 किस संख्या का वर्ग है, वर्गमूल निकालने का मतलब यही होता है कि यह किस संख्या का वर्ग है, तो यह 2 का वर्ग है ये संख्या, ठीक है। तो x का मान आपको निकल कर आ गया, x बराबर, अतः हम लोग लिख देते हैं ना कि अतः वर्ग समीकरण का हल हम लोग को x बराबर +-2 है, ठीक है। और साथ साथ हम लोग उत्तर का जांच भी करेंगे, उत्तर का जांच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो हम लोग का समीकरण है x बराबर है ना 4/x है, ठीक है, यही है। तो हम लोग लिख देते हैं एक बार बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष में हम लोग एक बार धनात्मक राशि रखते हैं, x का मान एक बार धनात्मक 2 रखेंगे तो बायां पक्ष तो हम लोग का 2 ही हो जाएगा, ठीक है, बायां पक्ष 2 ही हो गया। अब चलिए दायां पक्ष को करते हैं, दायां पक्ष, ठीक है। दायां पक्ष हम लोग का 4/x है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तो रहेगा ही, एक बार हमने धनात्मक x का वैल्यू धनात्मक 2 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक 2 लिख देंगे, आप 4 में 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आपका बायां पक्ष जो 2 था, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग ने 2 प्रतिस्थापित किया, तो यहाँ पर भी 2 रखा, 4 में हमने 2 से भाग दे दिया 2 आ गया। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष देख रहे हैं आपस में बराबर आ रहा है, हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एक बार समीकरण को लिख देते हैं, जो कि हम लोग का x बराबर 4/x है। फिर हम लोग एक बार लिखते हैं यहाँ पे बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष हम लोग का सिर्फ x है, तो x का वैल्यू हम लोग एक बार धनात्मक 2 तो ले लिए, इस बार हम लोग x का वैल्यू ऋण 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋण 2 हमने ले लिया, फिर हम लोग लिख देते हैं दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष रहेगा।
दायां पक्ष हम लोग का 4 बटा और x के स्थान पर इस बार हम लोगों ने ऋण 2 लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में हम लोग भाग देंगे। देखिए अंश में धनात्मक है और ऋणात्मक है, ठीक है, मतलब ये ऋणात्मक परिमेय संख्या ही है, तो ये तो ऋणात्मक ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये भी ऋण 2 आ गया। तो बायां पक्ष दायां पक्ष यहाँ पर भी बराबर है, हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो हमें प्रश्न यही दिया था, ये वर्ग समीकरण था, तो यहाँ पर भागा में x था बस दे दिया था, तो यहाँ पर हमने गुणा में कर दिया। तो x का x में गुणा कर देंगे, x स्क्वायर बराबर 4 हो गया। यहाँ पे है ना x का वर्ग बराबर 4 हो गया, तो हम लोग बराबर के वर्ग को इधर कर देंगे, वर्गमूल निकाल जाएगा जो भी संख्या रहेगी। तो x का मान यहाँ पे प्लस माइनस करनी में 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, करनी में 4 का वर्गमूल हमें 2 निकल कर आ गया। तो x का वैल्यू हम लोग को प्लस माइनस 2 निकल कर आ गया। तो हमने लिख दिया वर्ग समीकरण का हल x बराबर प्लस माइनस 2 है, ठीक है। उत्तर का जहाँ से भी गया हम लोगों ने जो भी हम लोग का वर्ग समीकरण था उसको नोट कर दिया। बाएं पक्ष को हम लोगों ने एक बार धन 2 मानकर हल किया, ठीक है। धनात्मक 2 रखा, वहीं हम लोगों ने दाएं पक्ष को लिखा और दाएं पक्ष में भी हमने यहाँ पे x के स्थान पे धनात्मक 2 लिखा। 4 में 2 से भाग दे दिया तो ये भी 2 आ गया। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर आ गया। फिर हमने वर्ग समीकरण को नोट किया। बाएं पक्ष हम लोग का इस बार x के स्थान पर हम लोगों ने ऋणात्मक राशि ली, ठीक है। 2 राशियाँ था, एक बार धन 2 तो हमने ले लिया, एक बार ऋण 2 लिया। तो यहाँ पर जो 4 बटा यहाँ पर भी ऋण 2 हो गया। 4 में हमने 2 से भाग दे दिया, 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक या परिमेय संख्या है तो अभी ये ऋणात्मक हम लोग का वैल्यू है। तो यहाँ पर भी ऋण 2, यहाँ पर भी ऋण 2। फिर हम लिख दिया बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। हल करने वाले हम लोग 10 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना x बटा 5 दिया हुआ है, ऋण 5 बटा x दिया हुआ है बराबर 0, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको वर्ग समीकरण जैसा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x है ना, तो हर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है ना, तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों का लसागु ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल को यहाँ पे लिख दीजिए 5x का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, 13 गुणा x का गुणा यहाँ पे कर देंगे, x का 5 का गुणा इसमें कर देंगे। तो x का x में गुणा कर देंगे। देखिए इस x का इसमें, 5 का इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे गुणा हो गया, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक चिन्ह तो रहेगा, 5 5 25 हो गया, ठीक है। और बराबर के उधर 0 है, यहाँ पे 5x भागा में बराबर उधर कर देंगे, ये गुणा में हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर ऋण 25 बराबर आपको सिर्फ 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 5x भागा में था, बराबर को उधर कर दिया गुणा में, तो 0 में किसी भी संख्या गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर ऋण 25 बराबर 0 है, तो ऋण 25 को बराबर को उधर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक था, बराबर को उधर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप देखेंगे वर्ग समीकरण आपको जितना दिया रहेगा ना, तो आपको ना यहाँ पर धनात्मक पूर्ण संख्या ही रहेगी, बराबर x स्क्वायर के बराबर उधर कुछ करेंगे ना, तो देख रहे हैं यहाँ पे धनात्मक 25 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं, तो x बराबर निकल कर आ जाएगा प्लस माइनस करड़ी में यहाँ पर लिख देते हैं 25। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको आ जाएगा धनात्मक ऋणात्मक, यह किस संख्या का वर्ग होता है 25, ये होता है 5 का। तो x का वैल्यू हम लोग को धन और ऋण 5 निकल कर आया। अब साथ साथ हमें उत्तर का जांच भी करना है, लिख देते हैं उत्तर की जांच, ठीक है। चलिए हम लोग को ये जो समीकरण है उसको नोट कर देते हैं, x बटा 5 और यहाँ पे ऋण 5 बटा x, ठीक है, बराबर 0। हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष बराबर हम लोग लिख देते हैं, जो कि हमें x बटा 5 दिया हुआ है और ऋण 5 बटा x दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम लोग धनात्मक राशि रख देते हैं, x के स्थान पर हम लोग धन 5 रख देते हैं। 5 बटा 5 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 5 बटा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में 5 से भाग दे देंगे 1 आ जाएगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 ये आपका दायां पक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है, दायां पक्ष। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे समीकरण को एक बार नोट करते हैं, और x बटा 5 और ऋण 5 बटा x बराबर 0। फिर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष हम लोग का x बटा 5 और यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 5 बटा x। इस बार तो हम लोगों ने धनात्मक राशि रखा था, x का वैल्यू धनात्मक, और यहाँ पर रख देंगे अब ऋणात्मक हम लोग, ठीक है। तो x के स्थान पर ऋणात्मक रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 5 बटा 5, यहाँ पे ऋण 5 बटा 5, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 5 और बटा यहाँ पर भी ऋण 5 है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कोष्टक में बना देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ऋण 5 है और हर में 5 है, 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी ऋणात्मक, तो ऋण 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए
5 में 5 से भाग देंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए संख्या देखिए, यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर ऋण है, ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा तो आपको धन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऋण है, ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, तो ऋण 1 धन 1 आ गया, जो कि आपका आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे बराबर ये हम लोग का बायां पक्ष को हल कर दिया, तो जो कि हम लोग को दाएं पक्ष के बराबर आ गया, बराबर हम लोग लिख देते हैं दायां पक्ष। ठीक है, तो हम लोग को यही समीकरण दिया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे लसा भी लेकर हल करेंगे तो इसी प्रकार से आएगा। देखिए 5 और x का लसा लेंगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x में ना 5x को आप 5 से भाग देंगे तो सिर्फ x बचेगा, x का x में गुणा कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वही 5x में आप x से भाग देंगे तो x विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, 5 का आप 5 अंश में गुणा कर देंगे, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर ऋण 25 हो गया, बराबर यहाँ पे 0 और हर में 5x है, यहाँ पे हर में 5x है, बराबर के इधर गुणा कर देंगे, भागा में था गुणा हो गया, 0 के साथ गुणा कर देंगे तो 0 ही मिलेगा, तो सिर्फ आपको यहाँ अंश वाली राशि बचेगी, x स्क्वायर ऋण 25 बराबर 0 मिला, तो यहाँ पे ऋण 25 था, बराबर को उधर भेज दिया, धन 25 हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर था 2 घात था, बराबर को उधर भेज देंगे, वर्गमूल निकल जाएगा जो भी संख्या रहेगी, तो यहाँ प्लस माइनस करने में 25 लिख दिया, तो इसका x का वैल्यू हम लोग को प्लस माइनस 5 निकल कर आया। अब उत्तर का जाँच कर दिया। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः हम लोग लिख देते हैं वर्ग समीकरण का हल, यहाँ पर नीचे से हम लोग लिख देते हैं x बराबर प्लस माइनस 5 है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर का जांच भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो भी समीकरण था उसको लिखा, और एक बार ना हम लोग धन 5 यहाँ पे प्रतिस्थापित किए, तभी 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। वहीं जब x बराबर एक बार हमने x के स्थान पे ऋण 5 प्रतिस्थापित कर दिया, तभी भी हम लोग को 0 आ गया। ठीक है, हल करने पे 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। जो x का 2 मान था, ठीक है, समीकरण के दोनों बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करने पर दाएं पक्ष के बराबर आ रहा था, मतलब समीकरण को यह जो x के 2 मान थे संतुष्ट कर रहा था, है ना, बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करने पर दाएं पक्ष के बराबर आ रहा था, और यहाँ पर भी बाएं पक्ष में हम लोगों ने ऋण 5 यहाँ प्रतिस्थापित किया था, तो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा था। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हल, जो कि हमें दिया हुआ है ना, ऋण ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ना प्लस सी बराबर को उधर कर देते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं, वर्गमूल विधि से हम लोग हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऋण एक्स स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस सी बराबर को उधर कर देंगे, यहाँ पे ऋण सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं दोनों बराबर के दोनों पक्षों की ना संख्या ऋणात्मक है, तो ऋण 1 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, दोनों राशि धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, दोनों पक्ष धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ax स्क्वायर बराबर यहाँ पे धन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में पक्षों में हमने ऋण 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 1 गुणा में भागा में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा c बटा a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 गुणा में था, भागा में कर दिया, अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बराबर को उधर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगी उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो x बराबर आपको आ जाएगा प्लस माइनस करनी में c बाई a। ठीक है, यही वर्गमूल निकल कर आ गया, अतः हम लोग लिख देते हैं वर्ग समीकरण का हल x बराबर प्लस माइनस करनी में c बाई a है। ठीक है, अब चलिए हम लोग उत्तर का जांच भी साथ साथ कर लेते हैं, लिख देते हैं उत्तर का जांच। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं जो भी हम लोग का समीकरण है, ऋण ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, तो पहले हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष है हम लोग का ऋण ax स्क्वायर प्लस c है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम लोग धनात्मक रख देते हैं। ठीक है, चलिए हम बराबर करके हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे ऋण है a है, और x के स्थान पर हम लोग धन करनी में c बाई a प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पे प्लस c है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऋण a जब वर्ग करेंगे तो जो भी वर्गमूल वाली राशि रहेगी वो सिर्फ राशि ही बचेगी हम लोग की। ठीक है, वर्गमूल करेंगे क्योंकि करनी का मान 1/2 होता है और यहाँ पे 2 है, घातों का आपस में गुणा कर देंगे ना तो 1 आ जाता है, तो यहाँ पे c बाई a सिर्फ बचेगा, है ना, करनी हट जाएगी, करनी में कोई संख्या रहेगी उसका वर्ग करेंगे, सिर्फ संख्या बचेगी c बाई a प्लस c। यहाँ पे अंश में है, हर में है, a से a विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको ऋण c बचेगा, और यहाँ पर है धन c, ऋण c और धन c मिलकर आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 ये जो कि आपका है दायां पक्ष है, बराबर ये आपका है दायां पक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान है वो संतुष्ट कर रहा है इस समीकरण में, और चलिए जो दूसरा मान हम लोग x का निकालें उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग का ऋण ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, यही हम लोग का समीकरण। एक बार हम लोग यहाँ पे धनात्मक राशि रख दिए हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष है हम लोग का ऋण ax स्क्वायर प्लस c। ठीक है, चलिए बराबर
यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण ए और x का वैल्यू यहाँ पे ऋणात्मक रखते हैं। ऋणात्मक करणी में c/a और यहाँ पर वर्ग है तो x का वर्ग है तो x का वैल्यू है यहाँ पर हमने लिखा है ऋण करणी में c/a का वर्ग, यहाँ पे प्लस c तो रहेगा ही। यहाँ पे ऋण a, जब यहाँ पे ऋण संख्या इसका वर्ग करेंगे धनात्मक मिलेगा और यहाँ से करणी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, धनात्मक मिल जाएगा। चलिए गुणा का चिन्ह बना देते हैं। यहाँ पे करणी में संख्या है, इसका करणी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ c/a बचेगा, c/a प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे अंश में है, हर में है, विभाजित हो जाएगा। सिर्फ ऋण बचेगा, ऋण c बचेगी और धन c तो है। ऋण c और धन c मिलकर 0 हो जाएगा, जो कि आपका है 0, ये आपका है दायां पक्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समीकरण दिया था। यहाँ पे प्लस c था, बराबर को उधर कर दिया, ऋण c कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में, चलिए यहाँ पर लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में हमने ऋण 1 का गुणा कर दिया, दोनों पक्ष की राशि धनात्मक हो गई। तो यहाँ पे ax² बराबर c हो गया। यहाँ पे एक गुणा में था, भागा में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ax² बराबर c/a था, यहाँ पे वर्ग में राशि थी, बराबर को उधर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे करणी में c/a। ठीक है, अतः वर्ग समीकरण का हल x बराबर प्लस माइनस करणी में c/a है। ठीक है, अब उत्तर का जाँच भी हमने करना था, तो वर्ग समीकरण हमने लिखा। एक बार हमने यहाँ पर बाएँ पक्ष लिखा और जो x का स्थान पर हम लोगों ने धनात्मक राशि लिखा, करणी में c/a प्रतिस्थापित कर दिया, तभी भी हम लोग को 0 निकल कर आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। ठीक है, तो यहाँ पर जो धनात्मक राशि का मान था, ठीक है, x का जो धनात्मक राशि वाला मान था करणी में c/a, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा था। वही काम हमने यहाँ पर कर दिया, समीकरण को नोट कर दिया, फिर बायां पक्ष नोट किया। बायां पक्ष में यहाँ पर ऋणात्मक राशि का वैल्यू रखा। ठीक है, x का जो ऋणात्मक मान था उसको प्रतिस्थापित किया, ऋण करणी में c/a। ठीक है, तो x के स्थान पर ऋण करणी में c/a प्रतिस्थापित कर दिया, तभी भी हम लोग को 0 निकल कर आया, जो कि यहाँ पर दायां पक्ष था। तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर जो x का ऋणात्मक मान है वो भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। हल हम लोग करने वाले हैं 12 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है 2x² ऋण 18 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऋणात्मक संख्या बराबर को उधर कर दे रहे हैं, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2x² बराबर को उधर कर देंगे, धन 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुणा में भागा में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर 18/2। x² बराबर 18 में 2 से भाग दे देंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग है, x का स्क्वायर है, तो बराबर को उधर कर देंगे, वर्गमूल निकल जाएगा, जो भी संख्या रहेगा। तो x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे करणी में 9 हो जाएगा। तो 9 किस संख्या का वर्ग है? वो 3 का वर्ग है। ठीक है, वर्गमूल निकालने का मतलब होता है कि यहाँ पर 21 संख्या का वर्ग लिखा गया है, तो वो संख्या है 3 का, यह वर्ग होता है 9। तो यहाँ पर आ गया प्लस माइनस 3 आ गया। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण का हल x बराबर प्लस माइनस 3 है। ठीक है, चलिए x के स्थान पर हम लोग क्या रखना पड़ेगा? प्लस माइनस 3, तो यही वर्ग समीकरण का हल है। चलिए हम लोग को साथ साथ उत्तर का जांच भी करना है, तो उत्तर का हम लोग लिख देते हैं जांच। तो हम लोग जो भी समीकरण है उसको नोट कर देते हैं। 2x² ऋण 18 बराबर 0। चलिए बायां पक्ष हम लोग लिख लेते हैं। चलिए बायां पक्ष बराबर हम लोग को ये दिया 2x² ऋण 18। चलिए एक बार धनात्मक राशि यहाँ पर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 और यहाँ पे गुणे में हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है, ऋण 18, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9 होता है, ऋण 18, 9 दूना 18 हो जाएगा और ऋण 18, 18 में से 18 घटा देंगे तो आपको 0 आ जाएगा, जो कि आपका है दायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो x का मान है धन 3, वो तो समीकरण को संतुष्ट करा है। साथ ही साथ फिर हम लोग यहाँ पे ऋण 3 भी प्रतिस्थापित करके देख लेते हैं। जो हम लोग का समीकरण है 2x² ऋण 18 बराबर 0, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर हम लोग का है 2x² ऋण 18। ठीक है, बराबर 2, x के स्थान पर इस बार हम लोग ऋण 3 रखते हैं। ठीक है, धन 3 रखकर हम लोग चेक कर चुके हैं, तो ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 18। ठीक है, बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो ऋण 3 का ऋण 3 में गुणा कर देंगे, धन आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तभी धनात्मक संख्या ही मिलेगी, और 3 3 9 हो जाएगा और ऋण 18। ठीक है, 9 में 2 का गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा और ऋण 18, 18 में से 18 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। 0 ये है आपका दायां पक्ष रहेगा।
ठीक है। बाएं पक्ष को हल कर दिया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो यही हम लोग को वर्ग समीकरण दिया था, यहाँ पे ऋण 18 था, बराबर को उधर कर दिया, धन 18 हो गया। यहाँ पे 2 गुणा में था, भागा में कर दिया, 18 में 2 से हमने भाग दिया, 9 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 था, तो हम लोगों ने वर्ग को बराबर को उधर कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ से सिर्फ एक्स बचता है, यहाँ पर वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो 9 का हम लोगों ने वर्गमूल निकाला, धन ऋण दोनों आएगा। तो यहाँ पर यह हम लोग को धन ऋण 3 मिला। ठीक है, एक्स का मान हमें +-3 मिला, तो हमने लिख दिया वर्ग समीकरण का हल एक्स बराबर +-3 है। ठीक है, उत्तर का जांच भी कर देंगे। तो एक बार एक्स का मान हम लोगों ने धन 3 रख दिया, बाएं पक्ष को नोट किया और एक्स के स्थान पे धन 3 रखा। ठीक है, तो जो कि मिला 2 गुणते 3 का वर्ग ऋण 18, 3 का वर्ग कर दिया, 9 मिल गया, 9 में 2 का गुणा हो गया, 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया, 18 में से 18 कट के 0 हो गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष है। वही काम हम लोगों ने फिर वर्ग समीकरण को नोट किया, फिर बाएं पक्ष लिखा, बाएं पक्ष में एक्स के स्थान पर इस बार हमने ऋण 3 प्रतिस्थापित किया। ठीक है, प्रतिस्थापित करने के बाद जो कि हम लोग को हल करने पर 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। तो एक्स के जो दोनों मान थे वो ना इस वर्ग समीकरण को संतुष्ट कर रहे थे। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। हल करने वाले हम लोग 13 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर बटा 4 बराबर 9। ठीक है, यहाँ पे 4 भागा में है, बराबर को उधर कर देते हैं, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणते 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भागा में था, गुणा में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौका 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर है, बराबर उधर 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग को बराबर को उधर भेज देंगे, तो इस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा +- करड़ी में 36, और 36 6 का वर्ग होता है, 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 जाके 36 होता है। तो यहाँ पे एक्स बराबर आपको +-6 निकल कर आया। अतः हम लोग लिख देते हैं वर्ग समीकरण का हल एक्स बराबर +-6 है। ठीक है, अब उत्तर का जांच भी हम लोग कर लेते हैं। उत्तर का जांच रहेगा। ठीक है, तो उत्तर का जांच करने के लिए हम लोग जो भी वर्ग समीकरण है उसको नोट करते हैं। बाएं पक्ष में एक्स का मान जो भी रहेगा चर, उसका जो भी हल हम लोग को निकल कर आया रहेगा उसको प्रतिस्थापित करेंगे, दाहिने पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बटा 4 बराबर 9 है हम लोग का समीकरण। अब हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर हम लोग का है एक्स स्क्वायर बटा 4 है। तो एक्स का वैल्यू एक बार धन 6 रख देते हैं और एक बार ऋण 6 रख देंगे। तो यहाँ पे धन 6 रखेंगे, धन 6 का यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग हो जाएगा, और बटा 4 तो है ही, 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 6 का 36 हो जाएगा। 6 का वर्ग का मतलब जितना घात रहता है, जिस भी संख्या पर जितना घात रहेगा उतना उसका उतना बार गुणा रहता है। 6 का 2 बार गुणा कर देंगे, 6 6 का 36 हो जाएगा, और बटा 4। ठीक है, और यहाँ पे 36 में 4 से भाग देंगे, 4 9 36 होता है, तो यहाँ पर 9 आ गया, जो कि आपका दायां पक्ष है। बराबर हम लोग लिख देते हैं दायां पक्ष रहेगा। और चलिए यहाँ पर तो +6 तो संतुष्ट कर गया समीकरण को। अब फिर यहाँ पर ऋण 6 हम लोग प्रतिस्थापित करके चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटा 4 बराबर 9, यही आपका समीकरण है। हम लोग नोट करते हैं एक बार बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष है हम लोग का एक्स स्क्वायर बटा 4 है। ठीक है, अब एक्स के स्थान पे यहाँ पे ऋण 6 रखते हैं, ऋण 6 का वर्ग बटा 4। तो ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या ही आपको मिलेगी। 6 का वर्ग कर देंगे, 36 हो जाएगा, बटा 4। 36 में 4 से भाग देंगे, 4 9 36 होता है, तो 9 आ जाएगा। 9 ही जो है कि आपका दायां पक्ष है, दायां पक्ष। ठीक है, तो यही आपको वर्ग समीकरण दिया था, यहाँ पे भागा में 4 था, यहाँ पर हमने गुणा में कर दिया, 9 का 4 में गुणा हो गया, 36 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो गया, तो यहाँ पे वर्ग था, बराबर को उधर भेज दिया वर्ग में, तो जो भी संख्या रहेगी उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर यह हो गया हम लोग को 36 की संख्या का वर्ग था, वो संख्या थी 6, तो यहाँ पे 36 का वर्गमूल 6 हो गया। ठीक है, +-6 है एक्स का मान, अतः हमने लिख दिया वर्ग समीकरण का हल एक्स बराबर +-6 है। उत्तर का जांच भी करना था, हम लोगों ने समीकरण नोट किया, बायां पक्ष लिखा, बायां पक्ष में एक बार धन 6 हमने प्रतिस्थापित किया, तो जो कि हम लोग का 9 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था, है ना। फिर हम लोगों ने वर्ग समीकरण नोट किया और बायां पक्ष को लिया, और यहाँ पे एक बार धन 6 प्रतिस्थापित करके चेक किया, एक बार ऋण 6 प्रतिस्थापित करके चेक किया। ठीक है, तो ऋण 6 भी हम लोगों ने प्रतिस्थापित किया बायां पक्ष में, तो जो कि हम लोग का हल करने पर 9 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। तो इस तरह से दोनों समीकरण को, एक्स के जो दोनों मान थे ना, वो हम लोग को वर्ग समीकरण को संतुष्ट भी कर रहे थे। बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करने पर दाएं पक्ष के बराबर आ रहा था। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। हल हम लोग 14 वाले प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं, एक्स बटा ए है, ऋण ए बटा एक्स है, बराबर 0 है। चलिए, तो यहाँ पर ना हम लोग लसा लेकर हल करेंगे, तो ए और एक्स का लसा लेंगे तो ए एक्स हो जाएगा,
ए एक्स का लसा हम लोग का ए एक्स हो गया, ठीक है। अब ए से ए एक्स में भाग देंगे तो ए विभाजित हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। एक्स का एक्स में गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे संख्याओं का हम लोग है ना लसा लेते हैं, जैसे भिन्नों का हम लोग जोड़ते घटाते हैं ना, वैसे यदि अक्षर संख्याएं हैं तो उनका भी जोड़ घटाना कर लीजिए। तो हमें दो संख्याएं दी गई थी, हर में यहाँ पे ए था, यहाँ पे एक्स था, तो इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा, इन दोनों का में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो इन दोनों का गुणनफल ही लसा हो जाएगा। तो इन दोनों गुणनफल लसा हो गया। यहाँ पे लसा लेने के बाद ना जो हर में संख्या रहती है लसा में भाग देते हैं, तो यहाँ पे ए से हम लोग ए एक्स में भाग देंगे तो सिर्फ एक्स बार भाग जाएगा, तो एक्स का एक्स में गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऋण का चिन्ह तो लग ही जाएगा। अब यहाँ पे ए एक्स में एक्स से भाग देंगे तो एक्स विभाजित हो जाएगा, लेकिन ए बचेगा। ए का हम लोग क्या कर देंगे, इस जो भी अंश में रहता है उसको गुणा कर देते हैं, तो ए का ए में गुणा कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे जो भी राशि भागा में ए एक्स का भागा में बराबर किधर कर देंगे, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बचेगा ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और किसी भी है ना किसी भी संख्या का आप 0 में गुणा कर देंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है, 0 ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे ऋण ए स्क्वायर बराबर उधर कर दे रहे हैं, धन ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे धन ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है बराबर को उधर जो भी राशि रहेगा उसका वर्गमूल निकाल देगा, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे करणी में ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो 2 का 1/2 में गुणा हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए निकल कर आ जाएगा, तो एक्स का मान आपको प्लस माइनस ए निकल कर आ गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं ए स्क्वायर है यह किस संख्या का वर्ग है, ए का वर्ग लिखा गया है तो ये किस संख्या का वर्ग है, या ए का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ गया, ए आ गया। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण का हल एक्स बराबर प्लस माइनस ए है, ठीक है। अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच। चलिए हम लोग जो भी समीकरण है वर्ग समीकरण उसको नोट कर देते हैं, बराबर 0। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष एक बार हम नोट करते हैं, एक्स बटा ए है, ऋण ए बटा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर हम लोग एक बार धन ए प्रतिस्थापित करते हैं ना, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर ए रखेंगे, ए बटा ए ऋण ए बटा एक्स के स्थान पर ए में ए से भाग देंगे एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे ऋण तो रहेगा, ए में से भाग देंगे एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, एक में से एक घटा देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका जो कि है आपका दायां पक्ष है, ठीक है, दायां पक्ष। चलिए अब फिर हम लोग लिख देते हैं वर्ग समीकरणों को, और जो एक्स का दूसरा मान बचा हुआ है उसको हम लोग प्रतिस्थापित करके चेक कर लेंगे, बराबर 0। फिर लिख देते हैं हम लोग बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष है हम लोग का एक्स बटा ए ऋण ए बटा एक्स है, ठीक है। चलिए अब एक्स के स्थान पर हम लोगों ने धन ए तो प्रतिस्थापित करके चेक कर लिया है, अब ऋण ए रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऋण ए रख दिया एक्स के स्थान पे बटा ए, और यहाँ पे ऋण लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण एक्स के स्थान पे ऋण ए, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक करके हम लोग लिख देते हैं, तो यह तो संख्या हम लोग की ऋणात्मक ही रहेगी, ठीक है। अंश में हम लोग का ऋणात्मक है, और धन में हर में जो है संख्या वो धनात्मक है, ऋण धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक संख्या ये में मिलेगी, ए में ए से भाग देंगे एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, ऋण ए बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ना ऋण पहले से ही और यहाँ पे फिर ऋणात्मक है, जो संख्या है फिर ऋणात्मक है, तो ऋण में ऋण का गुणा करके यहाँ पर ना आपको एक धनात्मक संख्या मिलेगी, और ए में ए से भाग दे देंगे ना तो सिर्फ एक बार में विभाजित हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ऋण 1 और धन 1 मिलकर आपको 0 मिल गया है, ठीक है, जो कि है आपका दायां पक्ष। हम लोग देते हैं बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो यही हम लोग को वर्ग समीकरण दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने ए और एक्स का लसा ले लिया, तो ए एक्स हो गया, ए का ए एक्स में भाग दे दिया तो एक्स बार गया, एक्स का एक्स में गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ए एक्स हम लोग का लसा था, एक्स से हमने ए एक्स में भाग दे दिया तो एक्स विभाजित हो गया, ए बार भाग गया, ए का हम लोगों ने ए में गुणा कर दिया, ए स्क्वायर हो गया। जो यहाँ पर भागा में राशि थी यहाँ पर 0 के साथ गुणा में कर दिया तो यह राशि 0 हो गई पूरा, तो सिर्फ हम लोग की अंश वाली राशि बची जो कि एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे ऋण ए स्क्वायर था बराबर को उधर भेज दिया, धन ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम लोग बराबर के उधर भेजें, यहाँ पे जो भी राशि रहेगी उसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा, तो प्लस माइनस करनी में ए स्क्वायर निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालने का मतलब कि किस संख्या की वर्ग थी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए का वर्ग था, तो यहाँ पर ए निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का मान हमें प्लस माइनस ए निकल कर आया, वर्ग समीकरण का हल एक्स बराबर हमने लिख दिया प्लस माइनस ए है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हम लोगों ने वर्ग समीकरण को नोट किया और एक्स के स्थान पर यहाँ पर बाएं पक्ष को नोट किया और एक्स के स्थान पर प्लस ए प्रतिस्थापित किया, तो अभी हम लोगों ने हल किया तो 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। फिर हमने वर्ग समीकरण को नोट किया, फिर बाएं पक्ष को नोट किया, लेकिन इस बार एक्स के स्थान पर हम लोगों ने ऋण ए प्रतिस्थापित किया, तो ऋण ए प्रतिस्थापित किया तभी भी हम लोगों को हल करने पर 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। तो जो
यक्स के दोनों मान थे वो वर्ग समीकरण को संतुष्ट कर रहे थे। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि बाएं पक्ष में यक्स और यक्स के जो भी मान रहेंगे बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करेंगे तो दाहिने पक्ष के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। हम लोग हल करने वाले हैं 15 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना, यक्स स्क्वायर ऋण 256 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऋण 256 को हम लोग बराबर को उधर कर देते हैं। यक्स स्क्वायर बराबर ऋण में बराबर को उधर जाएगा, धनात्मक हो जाएगा 256। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी यक्स स्क्वायर है बराबर के वर्ग को बराबर को उधर भेज देंगे ना, तो जो भी राशि रहेगी उसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा 256 का वर्गमूल निकालेंगे ना, तो यहाँ पर ये किस संख्या का ये वर्ग होता है 256, तो संख्या होता है 16 का यदि आप 16 में गुणा कर देंगे ना तो 256 आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर आपको निकल कर आया प्लस माइनस यहाँ पे 16 का आप 16 में गुणा करके देख लीजिए 256 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखा रहता है उसका वर्गमूल निकालने का मतलब ये होता है कि वो किस संख्या की वर्ग थी। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, या तो आप चाहें तो गुणनखंड भी कर सकते हैं। देखिए गुणनखंड करके हम आपको दिखा देते हैं, चाहे तो गुणा करवे के भी आप कर सकते हैं। 256 है ना, 2 से भाग जा रहा है, 2 कम 2, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12। ठीक है, 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32 हो जाएगा, 2 से देंगे 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 से देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रहेगा तो इसका वर्गमूल 2 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर भी यदि 4 रहेगा तो यहाँ से वर्गमूल 2, यहाँ पर भी 4 रहेगा तो इसका वर्गमूल 2, यहाँ पर भी 4 रहता है तो इसका वर्गमूल 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब का गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ जाएगा, या फिर 16 में 16 को गुणा करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल कर आ गया 256 का, हमें 16 आ गया। ठीक है, तो अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण का हल यक्स बराबर हमें प्लस माइनस 16 निकल कर आया। यही लिख देते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 16 है। ठीक है, और साथ ही साथ उत्तर का जांच भी हमें करना है। लिख देते हैं उत्तर का जांच। वर्ग समीकरण नोट करते हैं, यक्स स्क्वायर ऋण 256 बराबर 0, बायां पक्ष लिखते हैं। बायां पक्ष हम लोग का है यक्स स्क्वायर ऋण 256। ठीक है, तो एक बार हम लोग यक्स का मान धनात्मक रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 16 का वर्ग ऋण 256। ठीक है, अब यहाँ पे 16 का वर्ग ही होता है 256। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 256 ऋण 256 में से 256 घटा देंगे तो आपको 0 आ जाएगा, जो कि आपका है दायां पक्ष, बराबर आ जाएगा दायां पक्ष। अब फिर हम लोग लिख देते हैं जो भी वर्ग समीकरण है उसको हम लोग नोट कर देते हैं, यक्स स्क्वायर ऋण 256 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष हम लोग का है यक्स स्क्वायर ऋण 256। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक बार ऋणात्मक 16 रखते हैं। ठीक है, ऋण 16 का वर्ग ऋण 256। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक राशि रहेगी, ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे तभी आपको धनात्मक ही राशि मिलेगी, है ना। धनात्मक संख्या रहे या ऋणात्मक संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे धन मिलेगा। 16 का वर्ग होता है 256 ही होता है, और ऋण 256 में से 256 घटा देंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा दायां पक्ष। ठीक है, तो जो भी हम लोग का यक्स का दोनों मान निकल कर आया था हम लोगों ने बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा था, समीकरण दोनों संतुष्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये हम लोग को समीकरण दिया था। यहाँ पे यक्स स्क्वायर ऋण 256 बराबर 0 था, तो ऋण 256 को हमने बराबर को उधर कर दिया, धनात्मक हो गया। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर बराबर 256 निकल कर आया, यहाँ पे वर्ग था बराबर को उधर भेज दिया, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी वर्गमूल निकल कर आ गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस करनी में 256। ठीक है, तो यहाँ पे 256 होता है, यह किस संख्या का वर्ग था, यह 16 का था, तो यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल हम लोग को 256 का वर्गमूल 16 निकल कर आ गया, तो एक्स का हमें 2 मान निकल कर आ गया, प्लस 16 और ऋण 16। अतः वर्ग समीकरण का हल हमने लिख दिया एक्स बराबर प्लस माइनस 16 है। उत्तर की जांच भी कर लिया हम लोगों ने, वर्ग समीकरण लिख दिया, फिर बायां पक्ष लिखा, बायां पक्ष में एक बार हम लोगों ने प्लस 16 प्रतिस्थापित कर दिया तो 0 आ गया, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। फिर वही काम हमने किया कि जो वर्ग समीकरण था उसको नोट किया, फिर बाएं पक्ष को लिखा, बाएं पक्ष में यहाँ पर हमने ऋण 16 प्रतिस्थापित किया। ठीक है, तभी भी हम लोग को 0 आ गया, जो कि हम लोग का दाएं पक्ष था। इस तरह से जो हम लोग का यहाँ पे जो इस वर्ग समीकरण का दोनों हल था, बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करने पर दाएं पक्ष के बराबर आ रहा था। यक्स के जो 2 मान आए थे हम लोग के, वह इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे थे।
आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। हल करने वाले हम लोग 16 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना 0.04 यक्स स्क्वायर ऋण 0.25 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो ऋणात्मक राशि है बराबर को उधर कर देते हैं, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, 0.04 यक्स स्क्वायर बराबर 0.25 हो गया। ठीक है, हमने ऋणात्मक राशि को बराबर को उधर करके धनात्मक कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ना कि यदि हम लोग दोनों पक्षों में 100 से यदि गुणा कर देना तो यहाँ पे दशमलव दाहिने तरफ प्रतिस्थापित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक स्थान 10 से गुणा करेंगे, यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव न रहे। ठीक है, तो 100 से हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, यक्स स्क्वायर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर भी है ना 1-2 स्थान खिसक जाएगा, दशमलव दाहिनी तरफ यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 गुणा में बराबर की तरफ भेज लेते हैं, भागा में हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 25 बटा आपको यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे गुणा में था, भागा में आ गया। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, बराबर की इधर जो भी संख्या रहेगी उसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को बराबर को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 25 बटा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स का मान आपको आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, आप यहाँ 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 25 का वर्गमूल 5 आ गया और 4 का वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, आपका उत्तर इसमें दिया है, दशमलव में दिया है तो हम लोग दशमलव करते हैं ना, 5 में 2 से भाग दे देंगे, मतलब 5 का आधा क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपका आ जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का यही वैल्यू निकल कर आया। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण का हल यक्स बराबर यहाँ पे प्लस माइनस 2.5 है। चलिए हम लोग उत्तर का जांच भी कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं उत्तर का जांच। ठीक है, तो हम लोग जो भी समीकरण उसको नोट करते हैं, 0.04 यक्स स्क्वायर ऋण 0.25 बराबर 0। अब देखिए हम लोग ना यहाँ पर प्लस एक बार ले लेते हैं राशि, हम लोग चलिए एक बार लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष हमें दिया हुआ है 0.04 यक्स स्क्वायर ऋण 0.25। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 0.04, अब यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं, यहाँ पे धनात्मक ले लेते हैं, 2.5 का वर्ग है, यहाँ पे ऋण 0.25 है। ठीक है, अब देखिए 0.5 है, इसका वर्ग करेंगे ना तो यहाँ पर 25 है। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए कि 25 का आप 25 में गुणा कर देंगे ना तो आपको आता है 625। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में आपका दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। ठीक है, यहाँ पर भी दशमलव, तो 2 स्थान पे बाएं साइड से 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में दशमलव था, तो देखिए 21 1 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो आपको मिलेगा 6.25 मिलेगा। ठीक है, 2.5 और 2.5 का गुणा कर देंगे ना तो 6.25 मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें आपको ना 0. ठीक है 0.04 का इसमें भी गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि 625 में यदि आप 4 का गुणा कर देंगे ना तो आपको 2500 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का अभी दशमलव यहाँ पे था। ठीक है, जब आपने 2.5 गुणा किया तो 6.25 आया, तो यहाँ पर आपको दशमलव लगेगा। ठीक है, और वो भी हम लोग का यह 4 नहीं है, क्या है 0.04 है, मतलब यहाँ पर से हम फिर लिख देते हैं, देखिए 6.25 में आप गुणा कर देंगे 0.04। ठीक है, तो यहाँ पे 625 में यदि 4 का गुणा करते हैं तो आपको यही आ जाता। ठीक है, लेकिन दशमलव देखिए 625 में यदि आप 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2500 निकल कर आएगा, लेकिन दशमलव देखिए 2 स्थान पर यहाँ पर भी है, 2 स्थान पर भी यहाँ पर भी है, तो ठीक है 4 स्थान पर दशमलव लगेगा इकाई अंक से। ठीक है, 1 2 3 4 स्थान पे यहाँ पे लगेगा दशमलव, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.25 ही लिख दीजिए बराबर, जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे इसको 0.25 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 0.25, तो यही है, इसको हम लोगों ने हल कर दिया, तो यह आपका आया 0.25। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो कि जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर हो गया 0.25, यहाँ पे ऋण है, ऋण 0.25, यहाँ से हम लोग 0.25 में से 0.25 घटाएंगे तो आपको 0 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बराबर करके लिख देते हैं, तो जो कि आपका है दायां पक्ष है, बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दायां
पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम लोग इसको भी हल कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं जो भी हम लोग का समीकरण है 0.04 एक्स स्क्वायर ऋण हम लोग का है 0.25 बराबर 0 है। ठीक है, फिर हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष को नोट करते हैं जो कि हम लोग का है 0.04 है ना, और एक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, अब यहाँ पे ऋणात्मक राशि रख देते हैं। ठीक है, पहले एक बार हम लोग बायां पक्ष को नोट ही करते हैं। ठीक है, 0.04 एक्स स्क्वायर ऋण 0.25। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 0.04 और एक्स के स्थान पर ऋण 2.5। ठीक है, वर्ग ऋण 0.25 और यहाँ पर भी ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक ही मिलेगा। और 2.5 का हमने वर्ग किया है तो 2.5 का वर्ग करके और 0.04 का हमने गुणा किया तो यही आया था हम लोग को 0.25 आया था। और यहाँ पर ऋण 0.25 तो है ही, घट जाएगा, समान राशि है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर हम लोग लिख देते हैं जो क्या है हम लोग को दायां पक्ष। तो देखिए हम लोग को समीकरण यही दिया था। ठीक है, 0.04 एक्स स्क्वायर ऋण 0.25 बराबर 0 था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऋणात्मक राशि थी बराबर को दर कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग को इकाई से 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव था, तो हम लोगों ने दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिया ताकि यहाँ पे दशमलव न रहे। ठीक है, दशमलव रहेगा लेकिन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक स्थान पर आ जाएगा, इकाई के 1 अंक बाद आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 हमने लिख दिया इसको। ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी दशमलव था, 2 स्थान दाहिने खिसक जाएगा, 1 2 स्थान यहाँ पे लग जाएगा, तो 25 आ गया। 4 गुणा में था, भागा में कर लिया, 25/4 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था है ना, एक्स स्क्वायर को बराबर को धर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस करनी में लिख दिया 25/4, तो 25 होता है 5 का वर्ग, तो यहाँ पे 25 का करनी 25 था, 25 का वर्गमूल आपको 5 निकल कर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल कर आ जाएगा। 5 में हमने 4 से भाग दे दिया, आधा कर देगा, 5 का आधा होता है 2.5 होता है, तो एक्स का मान प्लस माइनस 2.5 निकल कर आया। अतः वर्ग समीकरण का हल हमने लोगों ने लिख दिया एक्स बराबर प्लस माइनस 2.5 है। उत्तर का जांच भी हमने कर लिया, वर्ग समीकरण को यहाँ पे नोट कर दिया, बाएं पक्ष को लिखा और एक्स के स्थान पर एक बार हम लोगों ने धनात्मक 2.5 लिखा, यहाँ पर इसका वर्ग किया और फिर 0.04 का गुणा कर दिया, तभी हम लोग को 0.25 आया। और पहले से ही यहाँ पर ऋणात्मक 0.25 था, समान राशि था, विपरीत चिन्ह था, घट गया, 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। फिर हम लोगों ने वर्ग समीकरण को नोट किया और बाएं पक्ष को लिखा। यहाँ पर हम लोगों ने एक्स का दूसरा जो मान था, एक्स का जितना घात रहता है उतना मान आता है, तो यहाँ पे एक्स का हम लोग को 2 मान आया था, धनात्मक 2.5 यहाँ पर प्रतिस्थापित किया था और ऋणात्मक 2.5 को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ऋणात्मक का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे धनात्मक ही राशि मिल जाएगी, है ना। तो 2.5 का वर्ग 2.5 गुणते 2.5 का गुणा कर देंगे और फिर उसमें हम लोग गुणा कर देंगे 0.04, तो हम लोग को यही मान आया था, है ना। देखिए हम लोगों ने यही हल किया था, 2.5 और 2.5 का आप गुणा कर देंगे तो 6.25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ना 4 का जब गुणा कर देंगे, जो हम लोग की 2.5 और 2.5 का गुणा करने पर 6.25 आया, और उसमें यदि आप ना 0.04 का गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, और इकाई से देखिए 2 स्थान पे यहाँ पे दशमलव था, 2 स्थान पे यहाँ पे दशमलव था, तो इकाई से 4 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने 4 स्थान पे दशमलव लगा दिया, तो यहीं तक हमने ले लिया। ठीक है, 0.25 को सिर्फ हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.25 और फिर 0.25 में से 0.25 घट गया, तो जो कि 0 आ गया, जो कि हम लोग का दायां पक्ष था। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।